भारत की सबसे रहस्यमयी मर्डर मिस्ट्री जो आज तक सुलझ नहीं पाई है। जी हाँ, आज से 17 साल पहले यानी कि 2008 में एक ऐसी घटना घटी, डबल मर्डर मिस्ट्री, जो आज तक सुलझ नहीं पाई है। हम बात कर रहे हैं आरुषि और हेमराज मर्डर केस की। यानी कि डबल मर्डर तो हुई, पर इसकी गुत्थी जो है आज तक नहीं सुलझी है। स्वागत है दोस्तों आप सबका हमारे चैनल सुमन सिंह में। मैं 14 साल की लड़की जिसका बर्थडे आने ही वाला था, अपने ही घर में बेरहमी से उसका कत्ल कर दिया जाता है और किसी को पता भी नहीं चलता है। ये कहानी शुरू होती है 15 मई 2008 की रात से। यह है दिल्ली के नोएडा के जलवायु विहार सेक्टर 25 की कहानी है। ये वारदात, ये घटना सेक्टर 25 में घटी थी। इस बच्ची के पिता थे एक डेंटिस्ट और माँ थी चाइल्ड स्पेशलिस्ट। पिता का नाम था डॉक्टर राजेश तलवार और माँ का नाम था डॉक्टर नुपुर तलवार। इन दोनों की शादी के 5 साल तक कोई औलाद नहीं हुआ था। काफ़ी ट्रीटमेंट ले रहे थे, दोनों डॉक्टर ही थे। इसके बाद आईवीएफ के द्वारा इनके घर में एक बेटी का जन्म होता है, जिसका नाम रखा जाता है आयुषी। आरुषि को बहुत ही प्यार से नाजों से पालते हैं और ये पढ़ने जाती है दिल्ली पब्लिक स्कूल में। बचपन से ही आरुषि को शौक था डॉक्टर बनने का, क्योंकि उसने अपने माता पिता को देखा डॉक्टर के रूप में। तो बहुत सारे बच्चे जो अपने माता पिता को देखते हैं, उसी तरह उनका भी सपना होता है कि मैं भी उसी तरह बड़े होकर एक दिन डॉक्टर बनूं। उनके माता पिता डॉक्टर थे, तो आरुषि का भी सपना यही था कि वो भी बड़े होकर एक दिन डॉक्टर बने। यही सपना लेकर वो बड़ी हो रही थी और बहुत ही सिंपल लड़की थी। लेकिन जैसे जैसे कहते हैं ना, उम्र बढ़ते जाती, बच्चों के शौक भी होते जाते हैं। तो महज 14-15 वर्ष उसका उम्र था और स्कूल की छुट्टियां पड़ चुकी थी। फिर और एक हफ्ते बाद इसका बर्थडे आने वाला था। तो तलवार दंपति जो थे इसके लिए एक कैमरा लेकर आते हैं। सोचते हैं बर्थडे में गिफ्ट करेंगे, लेकिन बच्चे की एक्साइटमेंट होती है तो कैमरा बच्चे को दे देते हैं, यानी कि आरुषि को दे देते हैं। आरुषि उस कैमरे से फ़ोटो खींचती है और वीडियोस वगैरह बनाती है। इसके बाद जो राजेश तलवार और नुपुर तलवार अपने कमरे में चले जाते हैं। आरुषि अपने कमरे में चली जाती है। आरुषि की एक आदत थी, जैसे जैसे बड़े हो रहे बच्चे मोबाइल से ज़्यादा उनका लगाव हो जाता है, तो ये थोड़ा देर रात तक अपने दोस्तों से बातें भी किया करती थी और देर से ही सोया करती थी। और इसके पापा भी एक डॉक्टर थे, तो वो भी अपना नेट वगैरह चला के मेल वगैरह किया करते थे। तो इसी तरह रात को मेल करके 11 बजे के आसपास उनकी जो राउटर थी बंद हो जाती थी रह के। तो फिर जो राउटर की कनेक्शन थी वो आरुषि के कमरे में ही था। फिर वो नुपुर को भेजते हैं कि एक बार जाके राउटर देखो, ठीक करके आओ, हमारा नेट नहीं चल रहा है। तो फिर वो जाती है, तो आरुषि जो है किताब पढ़ते रहती है और नुपुर जो है जाती है और राउटर ऑन करके फिर वापस आ जाती है। इसके बाद जो राजेश तलवार थे वो अपना काम करते हैं, 12 बज जाती है। तभी अनमोल जो था आरुषि को फ़ोन करता है, तो आरुषि उसका फ़ोन नहीं उठाती है। फिर अनमोल जो है मेल करता है। इसके पापा देखते लेकिन उतना ध्यान नहीं देते हैं। अनमोल जो है टेक्स्ट मैसेज भेजता है। इसके बाद सोचता है शायद आरुषि सो गई होगी, तो फिर वो भी अपने घर पे सो जाता है। इसके बाद सुबह होती है। इनके घर में एक नौकर रहता था, जो बोलते हैं लिविंग सर्वेंट, यानी कि जो नौकर था उसका नाम था हेमराज, जो नेपाल का रहने वाला था और वह इनके घर में ही रहता था। और काफ़ी सबके बीच में अच्छी बॉन्डिंग थी। कभी नौकर को नौकर नहीं समझते थे, अच्छे से नौकर जो हेमराज था वो भी अच्छे से रहता था। एक विश्वास बन गया था अपने परिवार की तरह, तो वो रहता था। और एक काम वाली बाई भी थी जो आती थी, काम करके चली जाती थी। तो सुबह जब होता है तो आरुषि की माँ जो है आरुषि के कमरे में जाती है। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है, वो देखकर सन्न रह जाती है और जोर से चिल्ला उठती है, आरुषि करके जोर से चिल्ला उठती है। तभी राजेश तलवार की नींद टूट जाती है, वो भी उसके पीछे जाते हैं। तो देखते हैं आरुषि कमरे में अपने बेड पर पड़ी हुई है
और उसका गला जो है रेता हुआ है और वो मर चुकी है। तब तक में सुबह हो गई होती है तो काम वाली बाई भी आती है। फिर नुपुर देखकर चिल्लाने लगती है, उसे बताती है कि आरुषि को किसी ने मार दिया है, उसकी हत्या कर दी है। फिर पता चलता है, हेमराज को ढूंढते हेमराज नहीं मिलता है। तब ये कहते हैं कि हेमराज ने आरुषि का मर्डर करके कहीं भाग गया है। तब तक में आसपास के लोग जो है काफ़ी इकट्ठा हो जाते हैं उनके घर में। पुलिस को कोई सबूत नहीं मिल पाता क्योंकि लोगों की भीड़ हो गई थी, जिससे जो सबूत थे वह भी धुंधली हो चुकी थी। क्योंकि अगर मान के चलते हैं किसी चीज़ को कोई मुजरिम छुआ होगा और ये जो लोग आ गए थे वह भी छू रहे थे, तो सबूत क्या है ना, मिट जाती है। तो सबूत जो है धुंधली हो चुकी थी। फिर आरुषि को ले जाया जाता है पोस्टमार्टम के लिए। वहाँ पर पता चलता है कि इसके सर पर चोट का निशान था, यानी कि सर पर किसी ने मारा और गले को रेत दिया। पहले तो लोगों का शक होता है हेमराज पर कि उसने ही मारकर चला गया, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया जाता है कि ये जो गले पर रेत का निशान था, रेतने का, वो किसी ऐसे औजार से किया गया था जो धीरे धीरे, जैसे डॉक्टर के पास जो होती है उस तरह के औजार से किया गया था। यानी कि ऐसा नहीं कि कोई बड़े चाकू से फट से रेत कर कोई भाग गया, ऐसा नहीं था। फिर दूसरे दिन जो होता है फिर से इनके घर की तलाशी ली जाती है। उसके बाद कुछ खून के छींटे जो है सीढ़ी पे दिखाई देते हैं। तो पुलिस जो है इस खून के छींटे के पीछा करते हुए जाते हैं तो कुछ जो सीढ़ी का दरवाज़ा होता है वो लॉक होता है। फिर राजेश तलवार से चाबी लाने कहा जाता है। फिर राजेश तलवार चाबी लेकर जाते हैं तो वहाँ पर क्या, कुछ कुंडी में भी खून के छींटे थे। और जब दरवाज़ा खोल कर देखा जाता है, छत के ऊपर जाते हैं तो वहाँ पर हेमराज की लाश पड़ी होती है जो सड़ चुकी होती है, बदबू आती रहती है। और उसका भी सेम उसी तरह से उसके सर पर वार किया होता है और गले को रेता होता है। जिस तरह से आरुषि के साथ किया गया था, सेम उसी तरह से हेमराज के साथ भी किया गया था। अब जो था, शक की सुई जो थी हेमराज से हट जाती है। अब यहाँ पर होता है कि अब तीसरा कौन व्यक्ति था जो आरुषि का मर्डर किया, और साथ ही साथ हेमराज का भी। सीबीआई की टीम बैठती है तो पहले तो हेमराज के ऊपर शक था। फिर उसके 3 दोस्तों को बुलाया जाता है, उनसे पूछताछ की जाती है। वो लोग भी कहते हैं कि हेमराज तो ऐसा कर ही नहीं सकता है, और इस तरह से कोई पुख्ता सबूत नहीं मिलती है। उसके बाद इस केस को क्लोज कर दिया जाता है। फिर सीबीआई की दूसरी टीम बैठती है। अब वो जो था यहाँ पर जो है पासा पलट जाता है। जब दूसरी टीम आती है तो उनका निशाना होता है तलवार दंपत्ति पर। वो कहते हैं कि शायद आरुषि और हेमराज को किसी आपत्तिजनक स्थिति में देखकर तलवार ने इन दोनों की हत्या कर दी। क्योंकि दरवाजे तो बाहर से बंद थे तो कोई अंदर आया गया नहीं, किसी के आने जाने की कोई सबूत नहीं मिली। तो ये जो शक की सुई थी ये तलवार दंपत्ति पर चली गई, यानी कि आरुषि के माँ और पिता पर। कहा गया कि ऑनर किलिंग का मामला है, यानी कि आरुषि और हेमराज को आपत्तिजनक स्थिति में देखने के कारण राजेश तलवार गुस्से में आ गए और इन्होंने हेमराज पर वार किया। और जैसे ही हेमराज गिरा होगा, दूसरा वार करने जा रहे थे, तब उसी बीच आरुषि आ गई होगी और उसके सर पर भी चोट लग गई। उसके बाद इन्होंने अपने जो डॉक्टर की जो टूल्स होती है काटने की, उससे आरुषि का और साथ ही साथ हेमराज का भी गला रेत दिया ताकि इन पे शक ना हो किसी का। दूसरी जो सीबीआई की टीम थी इस तरह से तलवार दंपत्ति पर निशाना साधा और इस जुर्म में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इस तरह से 2012 में सीबीआई की जो दूसरी टीम थी तलवार दंपत्ति के खिलाफ कोर्ट में फाइल दर्ज की, और फिर गाजियाबाद कोर्ट ने 2013 में तलवार दंपत्ति यानी कि राजेश तलवार और नुपुर तलवार को उम्र कैद की सजा दी और दोनों को जेल भेज दिया गया। इसके बाद तलवार दंपत्ति राजेश तलवार ने फिर हाई कोर्ट में अपील की और फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने संदेह के लाभ यानी कि बेनिफिट ऑफ डाउट कहकर इन दोनों को बरी कर दिया। यानी कि शक की वजह पर हम किसी को कैद नहीं कर सकते, सजा नहीं दे सकते। और उन्होंने कहा कि कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है जो ये साबित कर सके
कि राजेश तलवार और नुपुर तलवार ने ही आरुषि तलवार का मर्डर किया और हेमराज का। कोर्ट ने कहा जांच में बहुत कमियां थी, सबूत सही तरीके से नहीं मिले और कोई निश्चित प्रमाण भी नहीं था कि हत्या किसने की है। और इस फैसले के बाद तलवार दंपत्ति को रिहा कर दिया गया। लेकिन सवाल अब भी वही है कि आरुषि और हेमराज का कत्ल आखिर किया किसने? क्या सीबीआई और पुलिस कभी सच तक पहुंच पाएगी? इस केस ने भारत के मध्यम वर्गीय समाज को हिलाकर रख दिया। राजनीतिक खेल खेला गया। मीडिया ने एक 14-15 वर्षीय लड़की के ऊपर कितने सारे लांछन लगा दिए। मीडिया अपने टीआरपी के लिए इंसाफ से खेलने लगे। इस केस पर कई किताबें लिखी गई, नेटफ्लिक्स पर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनी, तलवार बिहाइंड द क्लोज डोर, इस तरह की नेटफ्लिक्स पर एक डॉक्यूमेंट्री बनी, किताब लिखी गई, रुक सेन द्वारा किताब लिखी गई आरुषि के नाम पर। 17 साल हो चुके इस मर्डर के, लेकिन आज भी आरुषि और हेमराज को इंसाफ नहीं मिल पाया। आपको क्या लगता है, आरुषि और हेमराज के कत्ल में क्या राजेश तलवार और नुपुर तलवार का हाथ है, या फिर कोई और तीसरा व्यक्ति था जो जुर्म करके भी आज़ाद से घूम रहा है? क्या लगता है आप लोगों को? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी तरह के रहस्यमय घटनाओं को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारे वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।